Yes, class, we are working on the UGC नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर एक पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं जो आपका जून 25 के अंदर हुआ था। इसके हमारे 3 पार्ट्स हुए हैं। 3 पार्ट्स के अंदर टोटल 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। आज स्टार्ट करेंगे एक और नया एग्जाम, जो एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 1 जनवरी 2025 को। इसका आज फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर 30 to 35 क्वेश्चंस को हम कवर करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ। आई एम कनिष्का। आई क्वालिफाइड माई यूजीसी नेट एग्जाम इन बोथ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। आई एम डबल मास्टर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मेरे बारे में तुमने जान ही लिया। द बेसिकली क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रेशियो एनालिसिस and we have to calculate here the current ratio. सबसे पहले what is the formula of current ratio? करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। व्हाट द क्वेश्चन गिव्स, करंट एसेट आपको दे रखी है 4 लाख, इन्वेंट्री 2 लाख, वर्किंग कैपिटल 2,40,000 एंड आपको यहाँ से वर्किंग कैपिटल की हेल्प से करंट लाइबिलिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है मैम करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। स्पीडली तो नहीं है ना, आराम से करेंगे, डोंट वरी। 2,40,000 आपकी वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट आपकी यहाँ 4 लाख दे रखी है, तो करंट लाइबिलिटी यहाँ आपकी 4 लाख में से 2,40,000 माइनस करोगे तो 1,60,000 आ जाएगी। Then you here to calculate 1,60,000, 0 by 0, 4 4s are 16, 4 10s are 40, 4 2s are 8 and 4 5s are 20. 2.5 ratio 1 is here the correct answer. Got it? इजी कैलकुलेशन थी। बेसिकली आपको करंट रेशियो का फॉर्मूला यहाँ पता होना चाहिए था और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। सबसे पहले रेशियो, जब भी हम रेशियो वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐसे काफी बार आया हुआ है। कई बार इवन द कॉम्बिनेशन आता है करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी, क्विक एसेट्स भी दे रखी होती है उसमें, तो उस तरीके के क्वेश्चन को भी आप डील कर सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर जो ये इन्वेंट्री दे रखा था, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था, इसका कोई यूज नहीं था। गॉट इट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरेंज द प्रीफैक्टरी इंफॉर्मेशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। रिपोर्ट राइटिंग की जो आपकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उसको आपको लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर लगाना है कि कौन सी चीज आप जब रिसर्च राइटिंग करते हो तो पहले आती है और कौन सी चीज आपकी बाद में आती है। ऑप्शंस की हेल्प से चलेंगे, ए, सी या डी। एग्जीक्यूटिव समरी, सीधा एग्जीक्यूटिव समरी तो मेरे को कहीं से कहीं तक ठीक नहीं लग रहा है। हाँ, प्रीफैक्टरी इंफॉर्मेशन के अंदर हम समरी डालते हैं। स्टार्टिंग की जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है रिसर्च राइटिंग, मतलब मेन कंटेंट से पहले या एक प्रॉब्लम डिफाइन करने से पहले, इंट्रोडक्शन से पहले प्रीफैक्टरी इंफॉर्मेशन आती है। प्रीफैक्टरी इंफॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले पेज पे तो समरी कभी भी नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर ए तो हम रिमूव कर देंगे। फिर देखो सी या डी। सी में दे रखा है टाइटल पेज। टाइटल पेज किस चीज का? टाइटल पेज आई डोंट थिंक सो, बाकी देख लेते हैं। लेटर ऑफ ट्रांसमिटल, ये लेटर ऑफ ट्रांसमिटल क्या होता है? लाइक यू कैन से कि आपको वो लेटर दिया गया जिसके बेसिस पे आपको ये परमिशन दी गई है कि हाँ इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हो। देखो इसको समझना किसी बुक से। बुक के अंदर सबसे पहला क्या होता है? बुक के अंदर प्रीफैक्टरी इंफॉर्मेशन के अंदर बुक किसने लिखी है, कब लिखी है, क्या मोटिव है, उसका लेटर ऑफ कंटेंट एंड ऑल दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन द बुक। तो सबसे पहला आपका लेटर आएगा कि एक्चुअली में तुम्हें परमिशन दी है कि तुम बुक लिख सकते हो, यानी कि एक तरीके से ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का प्रूफ आप कह सकते हो इसे। समझ में आया? उसके बाद आएगी आपकी ऑथोराइजेशन स्टेटमेंट। फिर आएगी आपकी ऑथोराइजेशन स्टेटमेंट। ऑथोराइजेशन स्टेटमेंट के बाद आएगा आपका टाइटल पेज। टाइटल पेज के आप बाद लिखोगे आप टेबल ऑफ कंटेंट एंड पूरी की पूरी बुक की समरी। एंड टेबल ऑफ कंटेंट के बाद आप देख सकते हो कहां पे मुझे क्या लिखना है, लेकिन टेबल ऑफ कंटेंट्स
का जो डाटा है वो स्टार्ट करने से पहले, यानी कि चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी समरी देनी होती है। समझ में आया? मेन चीज आपको सिर्फ ये पता होनी चाहिए थी ये ऑथोराइजेशन स्टेटमेंट क्या होती है एंड ये लेटर ऑफ ट्रांसमिटल क्या होता है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए थी, देन ये क्वेश्चन आपका इजीली टैकल हो सकता था। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू? ये क्वेश्चन है आपका फाइनेंस का, ये टॉपिक कैपिटल बजटिंग से। कैपिटल बजटिंग के अंदर आपकी दो टेक्निक आती हैं, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। मॉडर्न टेक्निक के अंदर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को फॉलो करके चलते हैं, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू एक तरीके की आपकी मॉडर्न टेक्निक है कैपिटल बजटिंग की। जो बच्चे इनिशियल लेवल पे अभी तैयारी स्टार्ट करना चाह रहे हैं ना, उसके लिए ये सीरीज लिटरली रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यूनिट टॉपिक हम हर चीज देखते हुए चलते हैं, तो आप साथ साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करो जिससे तुम्हें ये पता चले इस यूनिट के इस टॉपिक से इस बार इतने क्वेश्चन आए हैं। लास्ट टाइम जब हमने किया था तो ये भी देखा था एक एक टॉपिक से एक ही पेपर में दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी बने हुए थे। तो आपके पास जब आपकी कोस्ट शीट होगी ना, पूरी की सॉरी पूरी की पूरी एक्सेल शीट होगी टॉपिक वाइज यूनिट वाइज, तो आप जब कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ ये टॉपिक मैंने वहां पे पढ़ा था। एक्चुअली इफ यू आर द बिगनर, मैंने एक बिगनर सीरीज भी रेडी की है, उसमें 3 से 4 वीडियोस ही आपकी, ज्यादा बड़ी भी नहीं है और अराउंड ऑफ 20 to 30 मिनट्स की एक वीडियो है, तो उस बिगनर सीरीज को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। समझ आया? चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है लॉजिकल सीक्वेंस लगानी है आपको कि एनपीवी को कैसे कंप्यूट किया जाता है। लेटर, अरे बट्टू, लेटर ऑफ ट्रांसमिटल एक तरीके से आपकी ऑथोराइज्ड स्टेटमेंट होती है। जब भी आप कोई थीसिस लिखते हो, रिपोर्ट राइटिंग लिखते हो, तो आपको एक तरीके से फॉर्मल लेटर मिलता है, वो आपको अपनी रिपोर्ट राइटिंग के अंदर लगाना होता है, उसके बाद आप आगे का काम करते हो। दैट्स इट, इसके अलावा कोई नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ यही चीज की समझने की। यहाँ आ जाओ, ए या बी, सबसे पहले ऑप्शन वाइज ही चलेंगे, ए ऑप्शन आएगा या बी? कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट ऑल द कैश आउटफ्लो एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि कितना कैश आउटफ्लो एसोसिएट है आपके प्रोजेक्ट के साथ, क्या उससे पहले उस आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू तुम निकाल सकते हो? क्या ऑप्शन ए पहले आ सकता है? नहीं मैम, ऑप्शन ए तो पहले नहीं आ सकता, क्योंकि पहले मुझे ये पता होना चाहिए ना कि जो मेरा आउटफ्लो है वो है कितना। जितना आउटफ्लो उसी के बाद तो मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा ना। तो ऑप्शन बी से स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे एक ही सिंगल ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन बी से स्टार्ट हो रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। एलिमिनेशन टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक। बाकी भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपने ये देखा कि आउटफ्लो कितना है प्रोजेक्ट का, गॉट इट। देन आपने ये देखा कि इनफ्लो कितना है प्रोजेक्ट का। पहले आउटफ्लो देखा, फिर आपने इनफ्लो देखा, उसके बाद आपने ये देखा कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है आउटफ्लो की एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट की, जो जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। फिर ये देखो जो आएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। फिर जो जाएगा और आएगा उसकी मतलब इनफ्लो में से आउटफ्लो की वैल्यू को माइनस करोगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इज हियर द करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल दूं क्या या इजी है?
चलो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ना एनपीवी का, वहां इसको एग्जांपल देके समझाऊंगी. गॉट इट. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ डेवलप इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन. फॉलोइंग स्टेप को कैलकुलेट करना है जिसके अंदर एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के स्टेप को सीक्वेंस में लगाना, सिंपल ये आपको बताया जा सकता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन के स्टेप को. अगेन ऑप्शन पहले ई आएगा या सी आएगा. ई में क्या है? चूज द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव. सी में है आइडेंटिफाई द टारगेट ऑडियंस. दोनों ही कंफ्यूजन हो सकते हैं. मेरे को ये बताओ, पहले टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करोगे या अपने कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करोगे? जब तक आपको यही नहीं पता कि मैं किससे बात करने वाला हूं, मैं किसी बच्चे से बात करने वाला हूं, मैं किसी एडल्ट से बात करने वाला हूं, एडल्ट में मैं किसी मैन से बात करने वाला हूं, मैं किसी वुमन से बात करने वाला हूं, मैन के अंदर एडल्ट में मैं 18 प्लस से बात कर रहा हूं या सीनियर एडल्ट में मैं तो बिल्कुल 60 प्लस सीनियर सिटीजन से बात करने वाला हूं. जब तक आपको यही नहीं पता कि आप बात किससे करने वाले हैं, क्या आप अपना कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव को फिक्स कर सकते हो? कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव कब पता चलेगा? जब आपको ये पता है कि मुझे बच्चे से बात करनी है, बच्चे से बात करते समय मुझे कुछ और ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा, एडल्ट से बात करते समय मुझे और किसी तरीके का यूज करना पड़ेगा, एडल्ट में भी मैन को एक तरीके से समझाने के लिए किसी दूसरे तरीके का यूज करना पड़ता है, एंड ऑन द अदर साइड वुमेन के लिए आप कोई दूसरा वे यूज करोगे. तो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले आप चूज करोगे, टारगेट ऑडियंस को चूज करोगे. मैम ऑफिस से बात है, मैं पहले टारगेट ऑडियंस को चूज करूंगा, टारगेट ऑडियंस के बाद ही तो मुझे ये पता चलेगा कि मेरा कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा. तो जो भी ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर ई से स्टार्ट है उनको तो आप टोटली एलिमिनेट कर दोगे. जैसे ही आपने टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर ली, फिर आ जाओ, फिर हम अपना ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, फिर हम अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे. जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया तो कम्युनिकेशन का पूरा एक डिजाइन बनाएंगे कि कैसे कैसे हमें अपना कम्युनिकेशन करना है. कम्युनिकेशन डिजाइन के बाद कम्युनिकेशन चैनल, देन एट लास्ट आप अपना कम्युनिकेशन मिक्स, मतलब जो भी उसके अंदर आप बात करने वाले हो वो सारी चीजें. कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ ए एंड ई में थी, उसके अलावा आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कॉमन सेंस से कर सकते थे. तो मार्केटिंग के एचआर के क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आते हैं. आप सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ के स्कोर नहीं कर पाओगे. दिस क्वेश्चन इज लाइक द एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन. आपने मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में सब कुछ पता है, नॉलेज होना एक अलग चीज है, उस नॉलेज को अप्लाई करके सॉल्यूशन तक पहुंचना एक अलग चीज है. इसीलिए बच्चे स्टक हो जाते हैं कि मैम मुझे आता तो बहुत है लेकिन मेरे क्वेश्चंस सही नहीं हो पाते, मैं पेपर में गलत कर देता हूँ. तो बेटा एप्लीकेशन सीखो, जितना हो सके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो. समझ में आया? चले अगले क्वेश्चन पे. अच्छा था ये क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. स्टेटमेंट आपको दे रखी है मेनली शेयर कैपिटल से रिलेटेड, कंपनी अकाउंट से रिलेटेड आप कह सकते हो. आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कुछ और उनको आपको ये बताना कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट यहाँ आपकी गलत है. वन बाय वन रीड करते हैं. कॉल इन एडवांस इज द अमाउंट. Call in advance is the amount paid by shareholder in excess of money due from them. Call in advance वो अमाउंट है जो कि शेयर होल्डर ने ज्यादा पे कर दी है जितनी उनपे ड्यू थी. हमने मांगे थे 100 रुपए,
शेयर होल्डर बोलता है 2 महीने बाद फिर से 200 रुपए मांगोगे, लो अभी 300 पकड़ लो। तो दिस इज कॉल इन एडवांस। यस, दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू। जहां ए ऑप्शन नहीं है उसको हटा दो। नेक्स्ट, when the number of share applied is more than the number of share offered। आपने अप्लाई करे, मतलब शेयर होल्डर ने अप्लाई करे 1000 शेयर कि मैं 1000 शेयर खरीदना चाहता हूं, बट कंपनी ने जो ऑफर किया, कंपनी ने ऑफर किया सिर्फ और सिर्फ 800 शेयर। तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है या ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, मुझे ये बताना। जब आपने एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, आपके पास एप्लीकेशंस ज्यादा आ गई और आप ऑफर कम कर रहे हो, तो दिस केस ER, जब एप्लीकेशन ज्यादा है एंड ऑफर कम कर रहे हो, तो ये आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, ना कि अंडर सब्सक्रिप्शन का। दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन। वहीं पे ऑन द अदर साइड एप्लीकेशन आपके पास कम आई, ऑफर आप ज्यादा कर रहे हो। आप देना चाहते थे 1000 शेयर, लेकिन शेयर होल्डर की एप्लीकेशन आई सिर्फ और सिर्फ 800। तो दिस केस इज नोन एज द अंडर सब्सक्रिप्शन। किसी, जब हम एज ए शेयर होल्डर, अगर हम एज ए कंपनी शेयर देते हैं तो मिनिमम कितने परसेंट सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होता है, मुझे ये और बता दो। मिनिमम कितने परसेंट सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होता है? मैम मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन जरूरी है। अगर कंपनी ने 1000 शेयर ऑफर किए हैं, तो 1000 में से अगर 900 से कम आपकी एप्लीकेशन आई, 900 से कम एप्लीकेशन अगर आपको रिसीव हुई, तो आप इसको एक तरीके से आगे इस पे वर्क नहीं कर सकते, यहीं के यहीं आपको ये बंद करना पड़ेगा। उस केस में फिर हमारे मीडिएटर पर्सन आते हैं जो हेल्प करते हैं कंपनी की। समझ में आया? फिर आपके ब्रोकर यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। तो ये 90% वाला केस भी भाई याद रखना प्लीज। तो ऑप्शन बी हमारा गलत है, जहां ऑप्शन बी है उसको भी काट दो। अब देखो ई दोनों जगह कॉमन है, तो ये देख लो डी सही है या गलत, उससे आपका आंसर निकल आएगा। देखो डी क्या बोलता है, अनलेस और अनटिल द फॉरफिटेड शेयर आर री इशू। जब तक फॉरफिटेड शेयर को मैं री इशू नहीं करता हूं, जो बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड है विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द पेड अप कैपिटल। तो जो बैलेंस है आपके शेयर फॉरफिटेड का, क्या आप उसको डिडक्ट करते हो फ्रॉम द पेड अप कैपिटल? नहीं, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ही रहता है। जब तक फॉरफिटेड शेयर री इशू नहीं होते हैं, तब तक जो फॉरफिट वाली अमाउंट है वो आपकी फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर ही रहती है। ऐसा कुछ नहीं होता डिडक्टेड फ्रॉम द पेड अप कैपिटल और समथिंग एल्स। हाँ, शेयर आपने फॉरफिट किए डिस्काउंट पे, आपके पास कुछ पैसा बच गया, तो उस पैसे को आप आगे कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देते हो। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल आपने शेयर दे रखा था 100 रुपए का, आपके पास एप्लीकेशन मनी आई 10 रुपए, अलॉटमेंट आया आपके पास 20 रुपए। फर्स्ट कॉल पे शेयर ने पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल आपने डिमांड करी थी 30 रुपए, 30 रुपए शेयर होल्डर ने नहीं दिए, तो इस केस के अंदर आपने शेयर उसके फॉरफिट कर लिए। तो शेयर फॉरफिट किए, तो ये जो ये 30 रुपए जो ये दे चुका है, ये आपका शेयर फॉरफिचर अकाउंट के अंदर जाएगा। और जो आप इन शेयर को री इशू करते समय डिस्काउंट दे सकते हो, इन शेयर को री इशू करते समय आप डिस्काउंट दे सकते हो, वो मैक्सिमम डिस्काउंट आपका 30 रुपीज ही हो सकता है, जितना मुझे मिल चुका है। अच्छा ठीक है, समझ में आया? क्लियर?
तो ऑप्शन डी भी गलत है, ऑप्शन ए यहाँ आपका करेक्ट बन जाएगा। सी और ई स्टेटमेंट भी एक बार पढ़ लेते हैं। वैसे सी क्या बोलते हैं, सेक्शन 49 ऑफ कंपनी एक्ट प्रोहिबिटेड इश्यू ऑफ शेयर अदर देन स्वैट इक्विटी शेयर। 49 है या 52 है? 49 है, 50 है या 52 है? 49 गलत है। 50 है या 52 है, ये तुम बता दो मुझे कमेंट में। हिंट मैंने दे दी, या तो 50 है या 52 है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ई आपको बोलती है द सिक्योरिटी प्रीमियम इज द एक्सेस ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्रीमियम आपकी वो अमाउंट है जो कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी से ज्यादा है। ये बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा बड़ा था क्वेश्चन पर डिफिकल्ट नहीं था। अगर इसमें आप मेनली बी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते तो बी और डी ये दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके आपका आंसर आ सकता था, है ना। इजी था, डिफिकल्ट मत मानो। है ही नहीं, मानोगे कैसे? है ही नहीं डिफिकल्ट, है ना, इजी है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस इन द प्रॉपर सीक्वेंस। कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस को सीक्वेंस के अंदर लगाना है। कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस को, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है तो कैसे आता है? ऑप्शन के साथ चलेंगे दोबारा, ए बी या डी। ए आउटकम, बी पोटेंशियल ओपोजिशन एंड डी है कॉग्निशन एंड पर्सनलाइजेशन। देखो सबसे पहले तो आपका कॉन्फ्लिक्ट आता है कि मेरा माइंडसेट, मेरी पर्सनैलिटी सामने वाले से मैच नहीं होती। मैं कुछ और तरीके से सोचता हूँ, सामने वाला किसी और तरीके से सोचता है। तब एक तरीके से स्टार्ट होता है कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट यहाँ आपका अराइज होगा। उस सिचुएशन में यहां से फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। कह सकते हो या नहीं? लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि पर्सनैलिटी मैच हो रही है या नहीं हो रही, माइंडसेट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ये पता कैसे चलेगा? ये पता जब चलेगा जब आप किसी चीज को अपोज करोगे। आप कहोगे मुझे तो ये चीज ठीक नहीं लगती, तुम्हें ठीक लगता है तो तुम देख लो। देन ऑन द इनिशियल लेवल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है जब किसी चीज को आप अपोज करते हो, एक्सेप्ट करने से मना कर देते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका स्टार्ट होगा ऑप्शन नंबर बी से, यहीं से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। पहले पोटेंशियल ऑपोजिशन, देन आपने जब ओपोज किया तो आपको ये पता है इसका तो माइंडसेट ऐसा है, मेरा माइंडसेट ऐसा, मेरी पर्सनैलिटी इसके साथ मिल नहीं खाएगी। फिर आप जाते हो इंटेंशंस पे कि ये जो इस तरीके से कर रहा है इसका इंटेंशन क्या है, फिर आप सोच विचार में घुसते हो। देन आपका बिहेवियर, लास्ट में आउटकम आता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया, वोर छिड़ गई, वोर हो गई। इजी है, सिंपल कॉमन सेंस ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो तुम। ओनली द कॉमन सेंस। इवन ये वही पेपर है जो आज के टाइम पे चल रहा है ना बहुत ट्रेंड में, कि कॉमर्स का एज इट इज पेपर 24 दिसंबर वाला अभी जो आपका जून 26 में हुआ है उसके मोर देन 90% क्वेश्चन मैच हो रहे हैं। ये वही मोर देन 90% वाला पेपर है। ये है तो दिसंबर 24 का, लेकिन एग्जाम कंडक्ट हुआ था जनवरी के अंदर, 7 जनवरी 25 को। तो जो आंसर की का वेट कर रहे हैं वो भी एक बार इसको जरूर देख लेना, पता चल जाएगा। वैसे तो सभी ने देख ही लिया होगा, बट स्टिल एक कंसेप्ट की क्लैरिटी तो आपको जरूर मिलेगी यहाँ से और भी ज्यादा, है ना। आ जाओ। बीटा कंपनी लिमिटेड इशू 10% परपेचुअल डेट 1 लाख, द कंपनी टैक्स रेट 50%, ओके, determine the cost of capital
बिफोर टैक्स एज वेल एज आफ्टर टैक्स। आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना है वो बिफोर टैक्स भी कैलकुलेट करना है और आफ्टर टैक्स भी कैलकुलेट करना है, और ये एज्यूम करके चलना है कि डेट इशू एट 10% प्रीमियम। मेरे को सबसे पहले तो फॉर्मूला बता दो, इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? इसमें डेट को, कॉस्ट ऑफ डेट का जो सबसे बड़े वाला फॉर्मूला है ना वो यूज होगा। किसी भी कॉस्ट, किसी भी टाइप ऑफ कैपिटल की अगर आपको कॉस्ट निकालनी है, एक सिंपल चीज याद रखो, कॉस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल, दैट्स इट। कैपिटल मतलब वो पैसा कितना लगाया है। अब जब हम डेट इश्यू करते हैं तो डेट की कॉस्ट क्या होती है? डेट की कॉस्ट आपकी डिविडेंड होती है, जैसे लोन की इंटरेस्ट होती है वैसे डेट की डिविडेंड होती है। यस मैम, कॉस्ट आपकी डिविडेंड। बट यहाँ आपको टैक्स रेट में भी जब आप डेट इशू करते हो तो कोई ना कोई आपको बेनिफिट यहाँ पे टैक्स रेट से भी मिलता है। तो जितना मेरे को टैक्स रेट से बेनिफिट मिल रहा है मैं उस बेनिफिट को यूज करूंगा। तो डिविडेंड इंटू 1 - टी, ये मैं फॉर्मूला लिखवा रही हूँ तुम्हें, ऐसे ऐसे याद होगा, पूरा का पूरा याद नहीं होगा, फिर भूल जाओगे फिर तो। डिविडेंड इंटू 1 - टी प्लस रिडीमेबल वैल्यू क्या है उसमें से माइनस करो नेट प्रोसीड क्या है, और डिवाइड कर दो कि वो मेरे पास कितने टाइम पीरियड के लिए रहने वाला है। ये पूरा फॉर्मूला बता रही हूँ, इसमें से जो हमारे काम की चीज होगी उसको अलग से निकालेंगे। फिर इतना हुआ। लास्ट में कैपिटल आपको पैसा मिलेगा कितना, तो उसमें आप ये देखो कि रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। अरे एवरेज निकालना पड़ेगा ना, एवरेज निकालना पड़ेगा। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला बन जाता है। मैम ये बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स का केस क्या है? बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स में आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है। आपको ये पता है कि डेट के ऊपर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, डेट के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है, ये पता है। तो वही चीज बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स में है कि बेनिफिट मिल रहा है तो हम ये 1 - टी वाला पॉइंट को कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्या थोड़ा सा समझ में आया? क्या कंप्लीट कंसेप्ट बता दूं? क्या थोड़ा सा समझ में आया तुम्हें ये वाला पॉइंट? अब देखो, कॉस्ट ऑफ डेट का एक चार्ट बना रही हूं, और ये चार्ट एज इट इज तुम अपनी नोटबुक में बना सकते हो, बहुत हेल्पफुल होगा। कॉस्ट ऑफ डेट को रिप्रेजेंट करते हैं केडी से। कॉस्ट ऑफ डेट, दो तरीके के डेट होते हैं आपके, एक है रिडीमेबल डेट, एक है आपका इरिडीमेबल डेट। जब मैं इरिडीमेबल डेट की बात करती हूं तो उसको हम परपेचुअल डेट के नाम से भी जानते हैं, ये भी याद रखना। इरिडीमेबल डेट के कंपेयर में एक आपका बिफोर टैक्स आएगा, एक केस आपका आफ्टर टैक्स आएगा। मैंने अभी बताया अगर बिफोर टैक्स है तो मेरे को कोई इंटरेस्ट टैक्स का बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो जो भी मेरा इंटरेस्ट या डिविडेंड है, इंटरेस्ट या डिविडेंड मतलब जो भी मेरी कॉस्ट है उसको मैं एक नेट प्रोसीड के साथ उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से। तो ये फॉर्मूला आपका बिफोर टैक्स का बन जाएगा इन केस ऑफ ई रिडीमेबल, बिकॉज यहाँ रिडीमेबल वैल्यू होती ही नहीं है, यहाँ रिडीमेबल वैल्यू होती ही नहीं है। वहीं पे अगर केस है आपका आफ्टर टैक्स का, आफ्टर टैक्स के अंदर इंटरेस्ट के साथ आप 1 - टी करोगे एंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। समझ में आया? फिर आ जाओ रिडीमेबल पे।
रिडीमेबल में भी आपका एक केस होगा बिफोर टैक्स का, एक केस बनेगा आपका आफ्टर टैक्स का। बिफोर टैक्स में अभी बताया कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा बिफोर टैक्स है बिकॉज, तो यहां जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? आफ्टर टैक्स के अंदर इंटरेस्ट के साथ आपका 1 माइनस टी ऐड हो जाएगा और कोई भी चेंज नहीं है, इसके अलावा और कोई भी चेंज नहीं होगा। प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन हॉर्न डिवाइडेड बाय हॉल डिवाइडेड बाय सॉरी रिडीमेबल प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2। पूरा का पूरा कॉस्ट ऑफ डेट के सारे फॉर्मूलेज लिख दिए। अब मैम ये नेट प्रोसीड और समझा दो, ये हमें बहुत परेशान करता है। ये नेट प्रोसीड क्या होता है? देखो, नेट प्रोसीड और इंटरेस्ट, क्या क्या लिया? इंटरेस्ट और नेट प्रोसीड। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होंगे? सबसे पहले तो इंटरेस्ट के लिए जो भी आपकी फेस वैल्यू है, जिसको हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट परसेंटेज, आपके पास इंटरेस्ट इन रुपीज निकल कर आ जाएगा। इजी बिजी? यस मैम, ये तो कर लेते हैं। नेट प्रोसीड बता दो। नेट प्रोसीड में क्या होता है? नेट प्रोसीड कैलकुलेट करने के लिए एक आपकी फेस वैल्यू है। अब इस फेस वैल्यू के ऊपर अगर प्रीमियम है तो ऐड करोगे, डिस्काउंट है तो माइनस करोगे। प्रीमियम और डिस्काउंट की कैलकुलेशन के बाद इस फेस वैल्यू का नाम दे दिया जाता है मार्केट वैल्यू। इस फेस वैल्यू का नाम, सॉरी मार्केट वैल्यू नहीं, इश्यू वैल्यू, इश्यू प्राइस बोलते हैं इसको, कहा जाएगा इश्यू प्राइस। अब इस इश्यू प्राइस के ऊपर कुछ आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट लगेगी। मैम फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट बेटा आपके वो खर्चे जो आपको डेट या शेयर इश्यू करने के लिए चुकाने पड़ रहे हैं। छोटे मोटे खर्चे, फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन का वर्क है या फिर आपको वो पेपर प्रिंट वगैरह करवाने हैं, डॉक्यूमेंट जो भी है, मतलब छोटे मोटे खर्चे जो आपको इश्यू करने के लिए वो खर्चे करने पड़ते हैं, उन खर्चों को कहा जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। कई बार फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो आपकी परसेंटेज में भी दे दी जाती है। जब परसेंटेज में फ्लोटेशन कॉस्ट दे तो वो परसेंटेज आप हमेशा इश्यू प्राइस पे कैलकुलेट करोगे, ना कि आप फेस वैल्यू पे। ध्यान रखना, ये फ्लोटेशन कॉस्ट जब भी परसेंटेज में दियो वो इश्यू प्राइस पे कैलकुलेट होती है, ना कि फेस वैल्यू पे। इश्यू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस करके हमारी आ जाती है यहाँ पे मार्केट वैल्यू, and this market value is known as the net proceed। समझ में आया? क्या अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? एक बार तुम ट्राई करो, 2 मिनट ही दूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। जो बच्चा कर सकता है एक बार ट्राई करो, अदरवाइज फिर मैं बताऊंगी। बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट 10% है।
इंटरेस्ट कितना बनेगा? इंटरेस्ट बनेगा मैम आपका 10%, तो ये बनेगा आपका 10,000। उसके बाद आएगा आपका नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड के अंदर प्रीमियम है 10% का, तो ये आ जाएगा आपका 1,10,000। इसको कैलकुलेट करो, बिफोर टैक्स आ जाएगा। जब आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो ये 10,000, 1 माइनस पी है आपका 0.05 डिवाइडेड बाई सेम वही 1,10,000। तो अरे यार एक तो इसमें बहुत परेशान कर दिया। यहां से जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 4.54, और इसे जब कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल कर आएगा 9.09। क्योंकि ये 10,000, अब 50% टैक्स दे दिया तो ये 10,000 की जगह 5,000 ही बच गया। देन 5,000 को जब आप 1,10,000 से डिवाइड करोगे तो आपका ये निकल कर आएगा, एंड इसकी कैलकुलेशन आपकी ये निकल कर आएगी। अब तो डिवाइड ही करना है। करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? इज देयर एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट? दोबारा से सुन लो। कॉस्ट ऑफ डेट, दो केस होते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। इरिडीमेबल कोई पैसा रिडीम नहीं होने वाला। इरिडीमेबल में बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स है तो आपको टैक्स का कोई एडवांटेज नहीं दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इनटू 100। इरिडीमेबल के केस में आफ्टर टैक्स है तो इंटरेस्ट इंटू 1 - टी डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। फिर आ जाओ आप रिडीमेबल पे। रिडीमेबल में भी आपका आएगा बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स इंटरेस्ट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन, होल डिवाइडेड बाय रिडीमेबल प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 × 100। मैम ये पूरा फॉर्मूला हमने क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि आपको सिर्फ ये बताया है कि 10% आपका प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। एक सेकेंड, एज्यूमिंग दैट डेट इशू नॉट रिडीम, इशू आपका 10% प्रीमियम पे हो रहा है। 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, रिडीमेबल वैल्यू तो सेम है, तो हमें कैलकुलेशन बड़ी क्यों करनी है? जब जब तक आपको एन की वैल्यू नहीं दे रखी तो आप डायरेक्ट भी तो सॉल्व कर सकते हो ना। जब तक ये नहीं बता रखा कि कितने टाइम पीरियड में, एन है नंबर ऑफ ईयर, कि कितने टाइम पीरियड में रिडीम होगा, जब तक एन की वैल्यू नहीं दे रखी तो वाई कैलकुलेट मेड द कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स। सीधा सॉल्व करो ना। आगे चले, आ जाओ। किसी को दोबारा से कोई डाउट है तो इसमें मेरे से 3 बार पूछ लो, अच्छा क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करनी है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है? थोड़ा सा बेसिक। असेसमेंट ईयर इनकम टैक्स का क्वेश्चन है ये। असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस टाइम पे आपको अपनी इनकम पे टैक्स देना होता है, एंड प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस टाइम आपने इनकम अर्न की है। मैम एग्जाम्पल से समझाओ तो बढ़िया समझ पाए। आपने 1 मार्च 24 से लेकर 31 अप्रैल 25 तक एक इनकम अर्न करी, तो इस इनकम के ऊपर आप टैक्स कब दोगे? आप टैक्स दोगे 31 अप्रैल के बाद, यानी कि जुलाई में आप अपनी आईटीआर वगैरह फाइल करोगे। हाँ जी बिल्कुल।
तो जो ये आपका ईयर है 24 से 25 का, इसमें आपने इनकम अर्न करी है, तो दिस ईयर इज नोन एज द प्रीवियस ईयर। वहीं पे 25 से 26 वाले टाइम पीरियड पे आप टैक्स दोगे, तो दिस इज योर असेसमेंट ईयर। अरे समझ में आ गया? क्या स्क्रीन का कोई इशू आ रहा है क्या बार बार, या मुझे ही लग रहा है? एक चीज और, क्या प्रीवियस ईयर हमेशा 12 महीने का ही होता है? नहीं मैडम, मैंने बिजनेस ही सितंबर 24 में शुरू किया, सितंबर 24 में शुरू किया, 31 अप्रैल 25 को मेरा ईयर खत्म हो गया, ये 12 महीने का कहाँ हुआ? नहीं, प्रीवियस ईयर हमेशा 12 महीने का होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्या असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है? हमेशा पूछा मैंने। यस, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। यस, एक्सेप्शंस कौन सी हैं? एक्सेप्शंस है मैडम आपकी सलाद। सलाद सुन लो, अगर कोई शिपिंग बिजनेस है तो शिपिंग बिजनेस के केस में ध्यान देना एक बार दोबारा से, असेसमेंट ईयर हमेशा आपका 12 महीने का होता है। क्या कोई ऐसा केस है जिसके अंदर आपका असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर बराबर हो? क्या कोई ऐसा केस है जिसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर बराबर हो? यस मैम, ये 5 केस ऐसे हैं जिसके अंदर असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर बराबर होता है। जर्नली बराबर नहीं होता है। असेसमेंट ईयर 24-25 है तो प्रीवियस ईयर आपका 23-24 मिलेगा। बट दीज आर द 5 केसेस जहां पे असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर बराबर होता है। पहला, शिपिंग बिजनेस। अगर आपका कोई शिपिंग बिजनेस है, आपका काम है सामान इधर से उधर लेके जाना, और आप आज इंडिया में हो, कल कहीं और हो, परसों कहीं और हो, तो उस केस के अंदर आपका जो असेसमेंट ईयर है वही आपका प्रीवियस ईयर बन जाएगा। आपको ये बोला जाएगा कि भाई तू इसी बार मेरे को पैसा दे जा। सेक्शन कौन सा है ये? सेक्शन है 172। क्या पता तेरा तो शिपिंग बिजनेस है, अगली बार तो कब घूम के आएगा, तो सरकार कहेगी अब तो इंडिया से बाहर जा रहा है ना, हाँ जी, मेरे को इसी बार अपनी इनकम पे टैक्स देके जा, इसी साल टैक्स देके जा। दिस इज द शिपिंग बिजनेस। नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 173। सेक्शन नंबर 173 क्या बोलता है? एल। एल का मतलब पर्सन लीव फ्रॉम इंडिया। अगर कोई पर्सन इंडिया को छोड़ के जा रहा है, अगर कोई पर्सन इंडिया को छोड़ के जा रहा है, प्लीज वेट, एक ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल था इसीलिए मैंने पॉज कर दिया था, ठीक है। सेक्शन 173, लीव फ्रॉम इंडिया। अगर कोई पर्सन परमानेंटली इंडिया को छोड़ के जा रहा है तो फिर हम कहेंगे अब इस साल जो इनकम कमाई है उस पर टैक्स देके जा, अगले साल तो हम जैसे ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि तू तो इंडिया के अंदर ही नहीं है। फिर है सेक्शन 170, सॉरी ये 173 नहीं है, यही 174 है, 3 में तो कुछ हो रही है, ये सेक्शन 174 है। शिपिंग बिजनेस है 172, लीव फ्रॉम इंडिया है 174। 174 ए, 174 ए, 174 ए के अंदर है, अगर कोई एओपी है, अगर कोई बीओआई है, किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए वो फॉर्म हुई थी और वो काम, वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो फिर आप एक तरीके से एसोसिएशन एओपी बीओआई हो, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आगे तो आपके कंपनी की, आपकी एक तरीके से एसोसिएशन की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगी। तो जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, जब आप काम बंद करो, तभी आप साथ साथ मेरे को टैक्स दे दो, ये बोलता है 174 ए। फिर है 175। 175 ये बोलता है अगर आप किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो,
ट्रांसफर कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी को, जिस टाइम पे ट्रांसफर कर रहे हो तभी टैक्स दे दो। कई बार क्या करते हैं हम, टैक्स को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं कि मेरे पे टैक्स ज्यादा आता है, मैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता हूँ टैक्स अवॉइड करने के लिए। तो उस केस में हम कहते हैं जब जब आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करोगे तब तब आपके ऊपर टैक्सेशन अराइज हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज सेक्शन 176। 176 के अंदर है डिसकंटिन्यू बिजनेस। अगर आप बिजनेस को बंद कर रहे हो तो जिस टाइम पे बंद कर रहे हो उसी टाइम पे आप टैक्स दे दो, बाद में तो बिजनेस की एग्जिस्टेंस नहीं बचेगी। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है 176 के अंदर कि अगर आप चाहो तो इसी बार टैक्स दे सकते हो, अगर आप चाहो तो अगली बार भी दे सकते हो। समझ में आई बात? तो ये था पूरा का पूरा। क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन ही भूल गई। क्वेश्चन तो बेसिक था, हम बहुत बहुत डीप गए। समझो अब क्वेश्चन को। असेसमेंट ईयर मींस द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम द 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। क्या असेसमेंट ईयर वो साल होता है जब आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो 12 मंथ का। यस, असेसमेंट ईयर हमेशा आपका 12 महीने का होता है एंड वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। बट प्रीवियस ईयर आपका 12 महीने या उससे कम भी हो सकता है, और प्रीवियस ईयर जरूरी नहीं है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो जिसमें और ऑप्शन ए नहीं है उसको आप काट दो। फिर है आपका सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट के अंदर आपको बताया गया है द डेफिनेशन ऑफ नियरेस्ट वैल्यू ऑफ टोटल इनकम वाज गिवन इन द सेक्शन 288 बी। टोटल इनकम को जब हम राउंड ऑफ करते हैं, टोटल इनकम का राउंड ऑफ आपका बताया जाता है सेक्शन 288 ए के अंदर। 288 बी के अंदर टोटल इनकम पे जो टैक्स बनता है ना, उस टैक्स को राउंड ऑफ किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत है। 288 ए के अंदर आप टोटल इनकम को राउंड ऑफ करते हो, टोटल इनकम के ऊपर फिर आप टैक्स कैलकुलेट करते हो। तो जब टैक्स को राउंड ऑफ करना होता है तो आपका सेक्शन यूज होता है 288 बी। क्लियर यहां तक? क्लियर है? यस। नेक्स्ट देख लो, जो डेफिनेशन ऑफ राउंडिंग ऑफ टैक्स ऑफ सेक्शन, ये अपोजिट लिख रखी है दोनों। ये आपका सेक्शन 288 बी आएगा, ये 288 ए आएगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी एंड सी गलत है। तो यहां से आपका करेक्ट ऑप्शन निकल कर आ गया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, डी एंड ई। ऑप्शन डी है कि एसएससी इज ऑलवेज ए पर्सन, बट ए पर्सन में और मे नॉट बी एसएससी। एसएससी हमेशा एक पर्सन होगा, बट एक पर्सन जरूरी नहीं है कि वो एसएससी भी हो। समझना, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको 7 तरीके के पर्सन दिए होते हैं। 7 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं आपके, लाइक इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, कंपनी, फर्म, AJP, 1 2 3 4 5 6 7, बस कोई छुटा तो नहीं? चलो ठीक है, मेनली ये 7 टाइप ऑफ पर्सन होते हैं। अब एक पर्सन और एक एसएससी में फर्क क्या होता है? मेरी इनकम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए है, तो मैं एक पर्सन तो हूं, मैं एक पर्सन तो हूं, बट मैं एक एसएससी नहीं हूं। मैम ये एसएससी क्या होता है? एसएससी बेटा वो पर्सन होता है जिसको टैक्स पे करना होता है, जो टैक्स पेयर होता है उसको एसएससी बोलते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट है आपकी, ये बिल्कुल सही है कि जो भी एसएससी होगा वो एक पर्सन तो होगा, बट जरूरी नहीं है कि ये पर्सन हो वो एसएससी भी हो। इनकम इतनी नहीं है कि टैक्स दूं तो एसएससी नहीं बनूंगा। समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ए पर्सन मे नॉट हैव एसेसेबल इनकम ऑल्दो इट मे बी एसेसेबल। इट मे बी एसएससी आएगा यहाँ पे। कई बार क्या होता है, देयर में भी सम चांसेस कि आपकी एसेसेबल इनकम नहीं होती, फिर भी आप एसएससी बन जाते हो। कैसे? उस केस के अंदर, ये एक ऐसा केस है, फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझना।
कई बार हम एक तरीके से इसको आप समझो, आपकी इनकम भले ही 1 लाख है, लेकिन आपकी इनकम के ऊपर कई बार टीडीएस कटता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, जो कॉलेजेस में एग्जाम ड्यूटी होती है ना, उस एग्जाम ड्यूटी के रिम्यूनरेशन पे हमेशा टीडीएस कटता है। तो जब जब मेरा टीडीएस कटेगा, तब तब मैं एक पर्सन एज ए एसएससी में कन्वर्ट हो जाऊंगा। मेरी इनकम भले ही कम थी, बट मेरा टीडीएस कटा है, तो मैं एक एसएससी बन जाऊंगा। तो मैम ये तो मेरा टैक्स गया। टीडीएस को आप वापस भी ले सकते हो। अगर आप अपना आईटीआर फिल कर दो, उस आईटीआर के अंदर आप ये शो कर दो कि मेरी इनकम इतनी है और मेरा टीडीएस कटा हुआ है, तो आपको वापस मिल जाएगा। सेम केस होता है आपका बैंक के इंटरेस्ट पे। जब आप कोई एफडी वगैरह करवाते हो, तो इंटरेस्ट के ऊपर आपका टैक्स लगता है, वो टैक्स आप वापस ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईटीआर फिलिंग। जब आप आईटीआर के टाइम पे ये शो कर देते हो कि भाई मेरी इतनी इनकम नहीं है कि मैं टैक्स दूं, एंड वो आपको वापस मिल जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न रिटर्न फाइल कर रहे हो ना आप। समझ में आया कंसेप्ट? थोड़ा सा समझ में आया? तो ऑप्शन बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर बनेगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 194 सेक्शन 194 आपका टीडीएस का ही होता है। टीडीएस के सेक्शन हमने कल भी किए थे। पिछले वाले एग्जाम में भी टीडीएस के ऊपर आपके 2 क्वेश्चन बने हुए थे, और इस पेपर में भी टीडीएस के ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो इन शॉर्ट टीडीएस इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 194, 194 सी, 194 ई और 194 एफ, सारे के सारे टीडीएस के सेक्शन हमने कल रिवाइज किए थे। सेक्शन 194 में क्या है मैम? 194 में है डिविडेंड। ए का हो जाएगा 4। ए के 4 से ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। देखो कितना प्यारा, कितना आसान क्वेश्चन है। 194 सी, सी है मैम आपका कॉन्ट्रैक्टर का। बी का हो जाएगा 3। बी के 3 से भी इवन आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर है 194 ई। 194 ई, ई में क्या है? 194 ई, 194 ई होता है आपका नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन है कोई। एंड 194 एफ है आपका पेमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ रीपर्चेज ऑफ यूनिट बाय द म्यूचुअल फंड। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैम? सबसे पहला तो होता है 192 सैलरी का। 192 होता है मैम सैलरी का। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 193 है आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। 194 बी, 194 बी है आपका लॉटरी पे। अगर कुछ आपने लॉटरी वगैरह जीती है, तो उसके ऊपर टीडीएस कटता है। लॉटरी या गेम समथिंग कह सकते हो। वही अगर गेम आपका ऑनलाइन गेम है, तो उसका सेक्शन आ जाता है 194 बी ए। 194 बी है आपका ऑनलाइन गेम का, ऑनलाइन गेम्स का। इसके अलावा आपका है एक सेक्शन दैट इज 194 बी बी। बी बी ये है आपका हॉर्स रेस का, हॉर्स रेस से रिलेटेड। 194 सी कॉन्ट्रैक्ट हमने देख लिया। 194 डी है आपका इंश्योरेंस कमीशन। 194 डी है आपका इंश्योरेंस कमीशन। 194 एच कमीशन या ब्रोकरेज।
कमीशन या ब्रोकरेज। 194 आई रेंट का, 194 आई रेंट का होता है आपका। उसके बाद है 194 जे प्रोफेशनलिज्म या टेक्निकल सर्विसेज का। प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विसेज का। मेनली तो मैंने सारे कवर कर दिए हैं, फिर भी कोई छूटा हो तो बिल्कुल तुम देख सकते हो। याद कर लेना भाई इनको। 192 सैलरी, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, 194 डिविडेंड, 194 बी लॉटरी, 194 बी ए ऑनलाइन गेम, 194 बी बी हॉर्स रेस, 194 डी है आपका इंश्योरेंस कमीशन, एच है आपका कमीशन या ब्रोकरेज, आई है आपका रेंट का और जे है आपका प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज का। क्लियर? शुड वो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगले आगे क्वेश्चन पे चलें। In which of the following the effectiveness of brainstorming as group decision making technique is high? किसके अंदर जो इफेक्टिवनेस है ब्रेनस्टॉर्मिंग की एज ए ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक हाई होगी? जब आपका एक तरीके से आप कह सकते हो डिस्कशन बेटर होगा तो ये चीज आपकी बेटर हो पाएगी। तो हम कह सकते हैं डिस्कशन बेटर इन द सेंस कि एक ही तरीके का टास्क हो और उसी के ऊपर हर पर्सन अपने अपने बारे में बताए। देखो अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही नहीं है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या होता है, हमें ज्यादा से ज्यादा एन नंबर्स ऑफ आइडिया जनरेट करने होते हैं। प्रेशराइज नहीं होता किसी भी चीज का। हमें अपनी नॉलेज के बेस पे ज्यादा से ज्यादा आइडिया जनरेट करने, उसके थ्रू फिर हम एक बेटर कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। मनी कॉस्ट तो बिल्कुल ही वाहियात ऑप्शन मुझे लग रहा है। तो आप जो कंफ्यूज हो सकते थे वो हो सकते थे बी और सी में। सी आपका एलिमिनेट होगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर जो भी आइडियाज आपके जनरेट किए जाते हैं उसमें कभी भी आप ये नहीं कहते हो या ये नहीं कह सकते हो कि तेरा आइडिया तो खराब है। नहीं, हमें सिर्फ आइडिया लेने हैं, बाद में सही गलत हम बाद में देख लेंगे। एक दूसरे के थॉट्स को क्रिटिसिज्म नहीं होता। आप एक दूसरे के थॉट को क्रिटिसाइज नहीं करते हो ब्रेनस्टॉर्मिंग में। क्लियर है? क्रिटिसिज्म नहीं होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। आगे आ जाओ। अरेंज द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय नीड हायरार्की इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट बताओ एम्प्लॉय नीड हायरार्की के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय नीड हायरार्की, ए बी या सी? सबसे पहले उसको क्या चाहिए, ए बी या सी? ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। वर्क सेफ्टी चाहिए, वर्क प्लेस कंडीशन चाहिए या सपोर्ट चाहिए? सपोर्ट तो बाद में भी आ जाएगा। सी जहां पे है, सॉरी ए जहां पे, उसको हटा दो। वर्क प्लेस कंडीशन, पहले तो बैठने लायक कंडीशन हो, जहां बैठ रही हूं मतलब गंदगी ना हो, साफ सफाई हो, साथ में सेफ्टी भी हो। यूं नहीं है वहां पे कहीं भी चोर डाकू कभी भी बंदर कुत्ते आ जाते हैं, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी सबसे पहले आएगा और बी के बाद आएगा सी। फिर आपका एक तरीके से सपोर्ट होना चाहिए को वर्कर्स का। देन आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाए और एक आपको जॉब चैलेंजिंग दी जाए जिससे आप बेटर काम कर पाओ। तो आसान था ये क्वेश्चन, कॉमन सेंस से हो सकता था, मेरे को इसमें कुछ ऐसा समझाने का नहीं लग रहा है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का और आपसे यहाँ पे पूछेगा या सेक्शन
सेक्शन 14 टू 18 बताना है आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। सबसे पहले आपका सेक्शन 14 में आता है सेक्शन 14, 15, 16, 17, 18। सबसे पहले 14 में आता है डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट। एक्चुअली फ्री कंसेंट होता क्या, पहले तो वो बता दो। तो ए से आपका स्टार्ट होगा और यहीं पे क्वेश्चन खत्म। इवन इस क्वेश्चन को अगेन आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते थे। किस तरीके से कि सबसे पहले तो फ्री कंसेंट की डेफिनेशन ही पूछी जाएगी ना, उसके बाद आगे बताएंगे कि किस किस चीज, कौन सी ऐसी चीज है जो फ्री कंसेंट को रोकती है। तो देयर आर द 5 थिंग्स जो आपको फ्री कंसेंट से रोकते हैं। फर्स्ट है कोहेजन। कोहेजन है आपका सेक्शन 15 के अंदर। मतलब आप कभी जबरदस्ती कर रहे हो तो दैट इज नोन एज कोहेजन। जोर जबरदस्ती से आपसे सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो ये होता है कोहेजन। कोहेजन के बाद आता है आपका एक तरीके से अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोहेजन के बाद आता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। आपका रिलेशन सामने वाले के साथ ऐसा है कि आप इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो और उस इमोशनल इन्फ्लुएंस के अंदर आके आपको साइन करनी पड़ रही है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है आपका फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब है कि जानबूझकर आपको पता था कि इस मशीन के अंदर खराबी है और ये मशीन अगर मैं चलाऊंगा तो वर्कर के ऊपर कोई चोट फेट लग सकती है, फिर भी आपने बताया नहीं और वर्कर को सीधा काम के लिए उसी मशीन के ऊपर भेज दिया। दिस इज फ्रॉड। फ्रॉड का ही छोटा भाई आता है एक तरीके से आपका मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, आप चीजों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। आपको खुद को नहीं पता था मशीन में खराबी है या नहीं, आप उसको कह रहे हो कि भाई कोई बात नहीं ले जा। मिस रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से आप कह सकते हो जानबूझ के आपने फ्रॉड नहीं किया, गलती से आपने फ्रॉड कर दिया। फ्रॉड तो किया है, गलत तो किया है, बट गलती से गलती होगी तो दिस इज नॉन एज ए मिस रिप्रेजेंटेशन। एंड लास्ट आता है आपका मिस्टेक, जो सेक्शन 20 से 22 तक होती है। मिस्टेक। मिस्टेक के केस में आपका देखा जाता है कि ये मिस्टेक आपकी यूनिलेटरल है या बाइलेटरल है। इवन साथ में ये देखा जाता है कि मिस्टेक जो है वो आपके इंडियन लॉ की है या फॉरेन लॉ की है। मिस्टेक आपके इंडियन लॉ की है या फॉरेन लॉ की है। समझ में आया? तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आ जाओ आप, ये दे रखे आपके कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट और उनको आपको एक्सप्लेन करना है। चलो इस बार ना सारे के सारे टेस्ट को मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। टॉपिक बड़ा है, बहुत ज्यादा तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बट यस सारे के सारे टेस्ट के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, पहले स्टार्ट करते हैं आपके पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में। पैरामेट्रिक टेस्ट सबसे पहला है आपका टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या है? टी टेस्ट एक तरीके का पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसके अंदर हम कंपेयर करते हैं मीन को। मीन आपका वन ग्रुप का भी कंपेयर होता है और टू ग्रुप का भी कंपेयर होता है, प्लस जो सैंपल साइज होता है टी टेस्ट के अंदर वो लार्ज होता है। अब ये वन ग्रुप टू ग्रुप कैसे होता है? देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टी टेस्ट, आपने बिल्कुल पढ़े होंगे। फर्स्ट होता है आपका वन सैंपल टी टेस्ट। वन सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है, एक आपका पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का मीन है।
इस पॉपुलेशन में से आप एक सैंपल ड्रॉ करते हो और उसके मीन को कंपेयर करते हो और ये देखते हो पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन सेम है या अलग अलग है। फिर आता है आपका इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है, एक होता है आपके पॉपुलेशन 1, सेकंड है आपके पॉपुलेशन 2, दोनों के मीन को आप कंपेयर करते हो इंडिपेंडेंट तरीके से। ये होता है आपका इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। नेक्स्ट है आपका पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड टी टेस्ट। पेयर्ड टी टेस्ट के अंदर क्या होता है, जो मेन है सेम ग्रुप का उसे ही 2 बार स्टडी करते हो आप। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। पेयर्ड टी टेस्ट के अंदर एक ही डाटा है, मतलब पॉपुलेशन है वो एक ही है, उस पॉपुलेशन का मीन निकाल लेते हो और उसी पॉपुलेशन के मीन की 2 बार स्टडी करते हो, एक बार बिफोर एंड आफ्टर। एग्जाम्पल से समझना, आपके पास या मेरे पास एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उन स्टूडेंट का मुझे टेस्ट लेना है, किसका, रिसर्च का। एक बार तो मैंने जाते ही उनसे पूछा रिसर्च कितना आता है, किसी ने अपना अपना, सबने अलग बताया, मेरे को 10% आता है, मेरे को 20, मेरे को 50। मैंने उनका टेस्ट लिया, मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है उन्हें, मैंने उनका टेस्ट लिया और उसके टेस्ट के स्कोर की मीन वैल्यू निकाल ली। ये मेरा बिफोर आ गया। देन मैंने क्या किया, मैंने उनको टीच किया, मैंने वो टॉपिक उनको पढ़ाया। अगेन मैंने टेस्ट लिया, अगेन जो टेस्ट आया है उसका मीन वैल्यू निकाला और उसको फिर आप एक तरीके से आफ्टर टेस्ट लोगे। तो मतलब एक ही पॉपुलेशन के मीन को बिफोर एंड आफ्टर 2 बार स्टडी किया जा रहा है। समझ में आया? उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एफ टेस्ट। नेक्स्ट है आपका एफ टेस्ट। एफ टेस्ट के अंदर हम वेरिएंस को कंपेयर करते हैं। टी टेस्ट के अंदर किसको कंपेयर कर रहे थे, मीन को कंपेयर कर रहे थे। एफ टेस्ट के अंदर हम 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप, वहां पे एक था, यहां 2 ग्रुप या मोर देन 2 ग्रुप, मोर देन 2 ग्रुप को कंपेयर करते हैं। इसके अंदर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक कंसेप्ट आता है, ये भी समझना। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि कितने परसेंट मेरे डाटा फ्रीली मूव कर सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है बट अभी के लिए इतना ही समझो कि नंबर ऑफ सैंपल्स मेरे कितने फ्रीली मूव कर सकते हैं। टी एफ टेस्ट जो है वो आपका, जैसे टी टेस्ट के अलग अलग टाइप थे, सेम उसी तरीके से एफ टेस्ट के भी आपके अलग अलग टाइप हैं। पहला है टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस। इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस, इस टेस्ट के अंदर हम कंपेयर करते हैं 2 पॉपुलेशन के वेरिएंस इक्वल है या नहीं, कि जो मेरी 2 पॉपुलेशन है उन 2 पॉपुलेशन का वेरिएंस इक्वल है या नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा अनोवा। अनोवा के बारे में सभी ने पढ़ा ही होगा। अनोवा के अंदर वेरिएंस में हम 2 ग्रुप लेते हैं, अनोवा के अंदर 3 और मोर ग्रुप का डिफरेंस देखते हैं। 3 और मोर ग्रुप आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट और नॉट। इसका फॉर्मूला भी याद रखना, कई बार पेपर में आ रखा है। एनोवा का फॉर्मूला होता है वेरिएंस बिटवीन ग्रुप, वेरिएंस बिटवीन ग्रुप, और है आपका वेरिएंस विद इन ग्रुप। समझ में आया? नेक्स्ट है फिर आपका रिग्रेशन एफ टेस्ट। रिग्रेशन एफ टेस्ट, रिग्रेशन एफ टेस्ट जो है वो चेक करता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आया है, जो आपका चेंज
डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर आया है, उसका रीजन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है या कोई और रीजन है, एनी अदर रीजन। समझ में आया? ये था आपका एफ टेस्ट। आगे एक और कर लो, पैरामेट्रिक मेनली कवर ही हो जाएंगे। फिर आता है आपका जेड टेस्ट। जेड टेस्ट के अंदर लार्ज सैंपल साइज होता है, सैंपल साइज लार्ज होता है। स्मॉल किस में था? स्मॉल टी में था। टी टेस्ट में क्या कंपेयर करते थे? मीन को कंपेयर करते थे। एफ टेस्ट में क्या है? एफ टेस्ट के अंदर हम वेरिएंस को कंपेयर करते हैं। एफ टेस्ट के अनोवा में क्या है? 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप के वेरिएंस को कंपेयर करते हैं। रिग्रेशन एफ टेस्ट क्या है? ये देखते हैं कि जो डिफरेंस है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो मेरा वेरिएंस आया है या जो चेंज आया है वो इंडिपेंडेंट की वजह से ही है या किसी और रीजन की वजह से है। फिर हमने देखा था इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस, ये आपकी एफ टेस्ट की ही एक टाइप थी जिसमें आपने ये देखा कि पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो दो पॉपुलेशन का इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो पॉपुलेशन आपकी सेम है, आप कह सकते हो, अदरवाइज आपकी अलग अलग पॉपुलेशन है। टी टेस्ट के अंदर हम देखते हैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल पॉपुलेशन मीन एंड बिटवीन टू सैंपल मीन। इसमें देखा तो आपका मीन ही जाता है, बट सैंपल और पॉपुलेशन का, सैंपल एंड पॉपुलेशन का, मैम सैंपल और पॉपुलेशन का मीन वाला तो हमारे टी ग्रुप में भी आया था ना, बट टी ग्रुप में बेटा स्मॉल सैंपल साइज होता है, इसमें लार्ज सैंपल साइज होता है। मेन मेन चीजें ये हैं। जेड टेस्ट की भी आपके कुछ फर्दर टाइप्स भी होती हैं। इवन अगर मैं बात करूं तो वन सैंपल जेड टेस्ट, वन सैंपल जेड टेस्ट सेम वही चीज है कि हम इसमें चेक करेंगे सैंपल मीन डिफरेंट है पॉपुलेशन मीन से या नहीं है, मतलब वेरिएंस यहाँ पे नॉन होता है, ये भी याद रखना। जब हम यहाँ पे मीन कैलकुलेट करते हैं तो वेरिएंस आपका नोन होता है और वन सैंपल के अंदर एक ही सैंपल का पॉपुलेशन के मीन को हम कंपेयर करते हैं सैंपल के मीन के साथ। क्लियर? फिर आ जाओ आपका टू सैंपल जेड टेस्ट। टू सैंपल जेड टेस्ट सेम, कंपेयर किया जाता है मीन दो इंडिपेंडेंट सैंपल का, मीन कंपेयर करते हो दो इंडिपेंडेंट सैंपल का, दो इंडिपेंडेंट सैंपल के मीन को आप कैलकुलेट करते हो। फिर है आपका जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन, जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन। जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन के अंदर क्या आता है कि सैंपल पॉपुलेशन डिफरेंट है आपके पॉपुलेशन पोर्शन से या सेम है, मतलब पूरे के पूरे पॉपुलेशन में से आप एक सैंपल ले रहे हो और उसको कंपेयर कर रहे हो कि ये वाला पोर्शन जो है वो इससे सेम है या अलग है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। समझ में आया? फिर आता है आपका काई स्क्वायर टेस्ट। ये नॉन पैरामेट्रिक होता है। वैसे अगर मैं बताऊं 90% केस के अंदर काई स्क्वायर आपका नॉन पैरामेट्रिक होता है, बट कुछ 10% केस ऐसे हैं जहां काई स्क्वायर को हम एज ए पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज करते हैं, उसको थोड़ा सा कभी डिटेल में पढ़ेंगे। बट इसकी एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, काई स्क्वायर की एप्लीकेशन और एजम्पशंस के क्वेश्चन आता है। और ये चेक क्या करता है? वो चीज ये चेक करता है एसोसिएशन को, एसोसिएशन को कैटेगोरिकल वेरिएबल पे वर्क करता है। तो एसोसिएशन बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल आपका है या नहीं है, ये चेक करता है आपका एसोसिएशन किसका? कैटेगोरिकल वेरिएबल का, कैटेगोरिकल वेरिएबल का। क्लियर? अब एप्लीकेशन में है, ये टेस्ट करता है आपकी इंडिपेंडेंसी को। अगर आपको किसी टेस्ट की इंडिपेंडेंसी चेक करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका ये टेस्ट करता है गुडनेस ऑफ फिट को, गुडनेस ऑफ फिट को टेस्ट करता है। देन ये आपका टेस्ट करता है होमोजेनिटी को, होमोजेनिटी को। क्लियर? इस टेस्ट को अप्लाई करने की कुछ कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? सबसे पहला तो है डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी काउंट, मतलब नंबर की फॉर्म में डाटा होना चाहिए। दूसरा है
काई स्क्वायर यूज होता है जब आपका सैंपल साइज लार्ज होता है। इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है हर एक सेल की, वो एटलीस्ट 5 होनी चाहिए। एटलीस्ट 5 किस क्या चीज? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, एटलीस्ट 5 होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट होती है। वेट, मैं इसको बंदी कर देती हूँ। नाउ विजिबल ना। ऑब्जर्वेशन जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट होती हैं। ऑब्जर्वेशंस आर इंडिपेंडेंट। मेजरमेंट स्केल, नॉन पैरामेट्रिक के अंदर मेजरमेंट स्केल कौन सा यूज होता है? नॉमिनल और ऑर्डिनल। तो मेनली इसमें मेजरमेंट स्केल आपका नॉमिनल यूज होता है। और जो फ्रीक्वेंसी काउंट है, जो ये हमने देखा एटलीस्ट 5 होनी चाहिए, जो ये फ्रीक्वेंसी काउंट है दैट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये फ्रीक्वेंसी काउंट आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, नॉन नेगेटिव और इंटीजर्स नंबर होते हैं ओनली। समझ में आया? फिर आता है आपका यू टेस्ट, जिसको मैन विटनी यू टेस्ट भी बोलते हैं। यू टेस्ट, इसको मैन विटनी यू टेस्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं क्या? इसके अंदर हम कंपेयर करते हैं मीडियन को, मीडियम ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल ग्रुप। इंडिपेंडेंट सैंपल ग्रुप के मीडियन को हम यहाँ पे कंपेयर करके चलते हैं। ये टेस्ट मेनली यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए। इट डिटरमाइन वेदर जो आउटकम है या जो आप कह सकते हो जो रिजल्ट है वो आपके सेम पॉपुलेशन का है या नहीं है। जो भी आउटकम है या जो भी रिजल्ट है वो सेम पॉपुलेशन का है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए आपका मैन विटनी यू टेस्ट यूज होता है। मेनली जितने भी इंपॉर्टेंट टेस्ट थे मैंने आपको सारे कवर अप करवा दिए हैं। अब ये बता दो मेरे को, इस क्वेश्चन का किसी भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आना चाहिए प्लीज। अब टेस्ट द सिग्निफिकेंस रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल की सिग्निफिकेंस को कौन चेक करता है? वेरिएबल की सिग्निफिकेंस को। नेक्स्ट है कंपेयर, वेरिएबल के साथ साथ मार्क करते चलो वैसे। कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल ग्रुप। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब पहले इसमें से ये बता दो पैरामेट्रिक कौन सा, नॉन पैरामेट्रिक ये भी बता दो मुझे साथ साथ। जेड टेस्ट मैम पैरामेट्रिक है। काई स्केयर, काई स्केयर मैम नॉन पैरामेट्रिक है। एनोवा मैम पैरामेट्रिक है, एफ टेस्ट की टाइप है। मैन विटनी यू टेस्ट मैम नॉन पैरामेट्रिक है। तो यहाँ पे आपको नॉन पैरामेट्रिक की हिंट दे रखी है, तो इसका आंसर या तो बी होगा या डी होगा। मैन विटनी यू टेस्ट के अंदर हम तो मीडियन की बात करते थे ना मैम, यू टेस्ट के अंदर तो मीडियन की बात करते थे। यहाँ पे तो आपको मीन वैल्यू ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल ग्रुप की बात की गई है, तो ये आपका काई स्क्वायर टेस्ट बनेगा। यस, ये आपका काई स्क्वायर टेस्ट बनेगा। सी का होगा 1, बी का होगा 2। सी का 1, वेट कुछ गड़बड़ है क्या? टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ टू लार्ज सैंपल साइज। लार्ज सैंपल साइज के लिए आपका जेड टेस्ट यूज होता है एंड इट्स द पैरामेट्रिक। ए का 3, ए का बन जाएगा 3, ए का 3। बी का 1, टेस्ट द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल। का इसके में वेरिएबल्स को तो स्टडी करते हैं, ये भी तो आ सकता है इसका। बी का 1 भी तो आ सकता है क्योंकि काई स्क्वायर के अंदर हम वेरिएबल्स की ही तो स्टडी करते हैं। और एनोवा, एनोवा कंपेयर द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू ऑफ टू और मोर सैंपल ग्रुप। हाँ, मैन विटनी के अंदर, मैन विटनी एक तरीके का आपका नॉन पैरामेट्रिक भी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो है वो गाइस ऑप्शन नंबर बी बनेगा। मैं ध्यान से समझना। मैन विटनी यू टेस्ट के अंदर हम कंपेयर करते हैं डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल ग्रुप। मीन वैल्यू भी देखते हैं और मीडियन वैल्यू भी देखते हैं, दो इंडिपेंडेंट सैंपल ग्रुप की। जब एनोवा की बात करते हैं तो एनोवा के अंदर हम कंपेयर करते हैं डिफरेंस द मीन वैल्यू ऑफ टू और मोर देन टू सैंपल ग्रुप। दो या दो से ज्यादा सैंपल ग्रुप की मीन वैल्यू को कंपेयर करते हैं हम एनोवा के अंदर।
काई स्केयर के अंदर आप वेरिएबल्स को चेक करते हो, काई स्केयर के अंदर वेरिएबल्स की टेस्टिंग होती है, कैटेगोरिकल वेरिएबल है, हमने इसके अंदर पढ़ा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा डिटेल तो नहीं हो रही है, कहीं तुम ये तो नहीं कहोगे कि मैडम 1 घंटा 40 मिनट होगी, 15 क्वेश्चन भी पूरे नहीं हुए। आज तो मुझे भी लग रहा है वैसे बहुत ही ज्यादा धीरे चल रहे हैं हम, थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं भाई, इतने में तो बच्चे करेंगे ही नहीं, पता है मुझे भी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दिसंबर 1986, दिसंबर है या जून है मुझे बताना एक बार। मैम दिसंबर है, 24 दिसंबर 1986 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, इजी बिजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेवलपमेंट रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई का डेवलपमेंट रोल पूछा गया है, डेवलपमेंट रोल। फॉर्मुलेट इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर द मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट इंप्लीमेंट करना ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, कुछ न्यू करेंगे हम डेवलपमेंट में। प्रिस्क्राइब ब्रॉड पैरामीटर ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस, पैरामीटर को बढ़ा देना, नहीं। इशू एक्सचेंज एंड डिस्ट्रॉय करेंसी नोट्स, ये तो इसका बेसिक ऑपरेशन में आएगा। परफॉर्म ए वाइड एरिया ऑफ प्रमोशन फंक्शन एंड सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव, ये इसका डेवलपमेंट रोल है कि हम सपोर्ट करें नेशनल ऑब्जेक्टिव को, डेवलपमेंट करेंगे हम। नेक्स्ट, टू व्हाट डिग्री विल देयर बी ए रूल एंड रेगुलेशन टू डायरेक्ट एम्प्लॉय एंड मैनेजर, किस डिग्री तक रूल रेगुलेशन डायरेक्ट होंगे एम्प्लॉय और मैनेजर के अंदर, वो रिलेशनशिप आपको क्या बताता है। ध्यान से करना यार इस क्वेश्चन को, इसमें ये 3 टर्म है जो आपको कंफ्यूज करेंगी। डिपार्टमेंटलाइजेशन को तो तुम बहुत आसानी से इग्नोर कर दोगे मुझे पता है, बट फॉर्मलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन, सबसे मेन चीज ये है, फॉर्मलाइजेशन या सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन में होता क्या है वैसे, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर होता क्या है। मैम सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि ज्यादातर जो डिसीजन लिए जाएंगे उसमें एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड तरीके से फोकस किया जाएगा सॉल्यूशन निकालने के ऊपर, और वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सबकी राय ली जाएगी। कह सकते हो, यस मैम कह सकते हैं, हम बिल्कुल कह सकते हैं। बट जब मैं बात करती हूँ फॉर्मलाइजेशन की, तो फॉर्मलाइजेशन मतलब फॉर्मल सेक्टर की बात की जा रही है यहाँ पे। फॉर्मलाइजेशन का मतलब है फॉर्मल सेक्टर की बात की जा रही है। क्या यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर आपको कहीं भी ये बताया है कि डिसीजन मेकिंग कैसी होगी? क्या यहाँ कहीं भी डिसीजन मेकिंग के बारे में कुछ बताया है? Then how can you say centralization and decentralization? फॉर्मलाइजेशन के अंदर आपका आता है कि कितने रूल रेगुलेशन आपको एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, मतलब आपका काम क्या क्या है, किस डिग्री तक रूल रेगुलेशन आपको एक दूसरे के साथ बांध के रखते हैं, तो कितना फॉर्मल काम है और कितना इनफॉर्मल तरीके से आप डिस्कस कर सकते हो, तो ये आपका फॉर्मलाइजेशन आएगा। आपको ना ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर रोंग आंसर को पिक करना होता है, रोंग आंसर पिक करके उसे एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए स्पेसिफिकली रोंग आंसर को पिक करके उसे एलिमिनेट कर दो आप। समझ में आया? आगे आ जाओ। रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर आपका ये क्वेश्चन है। ब्रीटले एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर प्लेयर है, विजिट करते हैं इंडिया के अंदर 100 दिन तक, हर साल वो 100 दिन तक रहता है। दिस प्रैक्टिस लास्ट 10 ईयर, ये चीज वो पिछले 10 साल से करता आ रहा है। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, पहली कंडीशन क्या होती है, 182 डेज हो वो फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो वो 60 डेज होना चाहिए।
और लास्ट 4 ईयर के अंदर वो 365 डेज होना चाहिए। 365 और ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो रेसिडेंट तो बन जाएगा। अब रेसिडेंट के बाद कुछ एडिशनल कंडीशन आती है। एडिशनल कंडीशन में कौन सी है? 7 साल तक, 7 साल के अंदर लास्ट 7 ईयर तक वो कितने साल इंडिया के अंदर होना चाहिए, मेरे को ये बताना। लास्ट 7 ईयर तक वो कितने साल इंडिया के अंदर होना चाहिए? अगर रेसिडेंटशिप की हम बात करते हैं तो लास्ट 7 ईयर के अंदर वो 730 डे या उससे ज्यादा इंडिया में होना चाहिए। यही कंडीशन फुलफिल नहीं की, यही कंडीशन फुलफिल नहीं की तो वो रेसिडेंट तो होगा बट नॉट ए ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट बनेगा बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ये नहीं बनेगा। समझ में आया? कंडीशंस याद है सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यू शेप? कौन सा कर्व आपका कभी भी यू शेप कर्व नहीं बन सकता? बहुत इजी और समझ के करने वाला क्वेश्चन है। मेरे को ये बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट तो वो कॉस्ट होती है ना जो हमेशा डिक्रीज होती जाती है, बट यू शेप बनाने के लिए मुझे तो वो कॉस्ट चाहिए जो एक बार डिक्रीज और फिर इंक्रीज हो। क्या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ऐसा होगा कि इंक्रीज हो जाएगी? देन इट नेवर बी यू शेप। ये कभी भी आपका यू शेप नहीं बन सकता। समझ में आया? नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन। कॉम्पिटेटिव, कोलैबोरेटिंग, एकोमोडेटिंग एंड कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्पिटेटिंग, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सिचुएशन in which each party in a conflict desire to satisfy fully the concern of all party। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हम सभी का ध्यान करते हुए चलते हैं। हम चाहते हैं कि सभी एक साथ अच्छे से सेटिस्फाइड रहें, तो हम क्या कर रहे हैं? हम मिलजुल कर काम करें, हम एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। सो वी आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर। नेक्स्ट है the willingness of one party in a conflict to the place of negotiating partner interest over and above their own। वो अपने फायदे की देखता है, मतलब वो अपने फायदे से भी ज्यादा वो आपके एक तरीके से इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। तो एक पार्टी की विलिंगनेस इन ए कॉन्फ्लिक्ट, जो उसकी विलिंगनेस है वो आपको एक तरीके से कह सकते हो, दे कैन प्लेस द नेगोशिएटिंग पार्टनर इंटरेस्ट ओवर एंड देयर ओन। वो खुद के इंटरेस्ट से ज्यादा नेगोशिएटिंग पार्टनर के इंटरेस्ट को वैल्यू देता है। तो वो क्या कर रहा है? वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है? वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। नेक्स्ट है इस सिचुएशन इन विच ईच पार्टी टू ए कॉन्फ्लिक्ट इज विलिंग टू गिव अप समथिंग टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। वो कुछ ना कुछ गिव अप करने को तैयार है एंड दे जस्ट वांट कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, चीजें सुधर जानी चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते हैं हम, तो वी आर ट्राई टू एकोमोडेट विद द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है उसके अंदर मैं खुद को एकोमोडेट करना चाहता हूं। And the last one is a desire or satisfied one own interest regardless the impact on the other party। तो एक तरीके से कॉम्पिटेटिव कि मैं अपने फायदे की देखता हूं, तो अपने फायदे की देख ले। कॉम्पिटिशन की यहाँ बात होती है। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग मैनेजमेंट रिसर्च क्वेश्चन इन असेंडिंग ऑर्डर। फॉलोइंग मैनेजमेंट रिसर्च क्वेश्चन को आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाना है कि जब भी मैं रिसर्च करता हूं तो कौन सा क्वेश्चन मेरे पास पहले आता है और किस तरीके से मैं डील करके चलता हूं। मैनेजमेंट रिसर्च क्वेश्चन, सबसे पहले तो देखो आपके पास ना मैनेजमेंट डायलेमा होता है। डायलेमा लाइक आपके पास कुछ टॉपिक्स होते हैं
उसको आप एक तरीके से ये देखते हो कौन सा टॉपिक मुझे चूज करना है। आई एम इन द डायलेमा सिचुएशन, मैं कौन सी प्रॉब्लम को पिक करूं। तो सबसे पहले तो आपका मैनेजमेंट डायलेमा ही आएगा, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तो आपके यहां से एलिमिनेट हो जाएंगे। जब आपका मैनेजमेंट डिलेमा फिक्स हो गया तो आता है आपका मैनेजमेंट क्वेश्चन। मैनेजमेंट क्वेश्चन क्या होता है? मैनेजमेंट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, हाउ टू ऑर्गेनाइज, क्या क्या मैं प्लान करूंगा, कौन, मतलब मैनेजमेंट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट योर रिसर्च डिजाइन। यू कैन से मैनेजमेंट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट योर रिसर्च डिजाइन। कौन सी टेक्निक यूज करूंगा, कैसे मैं सैंपल लूंगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगी, नॉन प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी में कौन सी होगी, कौन सा टेस्ट अप्लाई करूंगा, कौन सा टूल अप्लाई करूंगा, इन सब की एक तरीके से प्लानिंग करना एक आप मैनेजमेंट क्वेश्चन के अंदर ले सकते हो। जैसे ही आपका मैनेजमेंट क्वेश्चन आता है, देन आप आते हो आपके रिसर्च क्वेश्चन पे। रिसर्च क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलरली आप उस टॉपिक से रिलेटेड इन डेप्थ चीजें फाइंड करना स्टार्ट कर देते हो। आपका टॉपिक चूज हो गया, टॉपिक चूज होने के बाद आपने पूरा रिसर्च डिजाइन बना लिया। रिसर्च डिजाइन बनाने के बाद जब आप क्वेश्चनियर बनाने बैठते हो ना, तब आपके रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें आती हैं कि अब मुझे क्वेश्चनियर बनाना है तो उसमें मैं किस किस तरीके के क्वेश्चन डालूं जो मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूं। तो रिसर्च के अंदर आप क्या रिसर्च कर रहे हो? आप किसी के बिहेवियर की रिसर्च कर रहे हो तो बिहेवियर के अंदर आप एज से रिलेटेड क्वेश्चन डालोगे, आप उनके जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन डालोगे, आप उनके प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन डालोगे। तो दीज क्वेश्चन आर ऑल द रिसर्च क्वेश्चन। समझ में आया? नेक्स्ट आता है फिर आपका इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन। आपको रिसर्च क्वेश्चन, आपका रिसर्च पेपर क्वेश्चन तैयार हो गया, फिर आप करोगे उसको इन्वेस्टिगेट। अब आप उसके अंदर कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करोगे। अब आप और भी इन डेप्थ चीजें की बिहेवियर की अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो एक तरीके से क्रिटिकल सिचुएशंस मैं उनको दूंगा। रिसर्च क्वेश्चन आता है बेसिक क्वेश्चन, आपकी एज, जेंडर एंड ऑल रिलेटेड, बट इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन आता है डीप रिसर्च क्वेश्चन, जिसके अंदर अगर आप बिहेवियर की स्टडी कर रहे हो तो आप उसमें क्रिटिकल सिचुएशंस दोगे, उनकी माइंड की स्टडी करने की कोशिश करोगे, साइकोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करने की कोशिश करोगे। अगर आपका कोई टॉपिक ऐसा है रिसर्च का जो आपके ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन आएंगे आपके उनके डीप माइंड से रिलेटेड। जब ये आपके इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे तो फिर आप लेके आओगे मेजरमेंट क्वेश्चन। मेजरमेंट क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन द स्केल। स्केल लाइक आप कह सकते हो कि आपने कोई भी क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन में उस सिचुएशन के अंदर आपको 1 to 5 चूज करना है कि आप कहां स्टैंड करते हो। तो दिस इज मेजरमेंट क्वेश्चन। मेजरमेंट क्वेश्चन यू कैन से लाइक कि अब आपको ये देखना है कि इन डेप्थ स्टडी तो हो गई, अब आप उनको कुछ ऐसे सिचुएशन दोगे जहां पे वो, अब इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन में तो आप उनको खुद एनालाइज करोगे जो उन्होंने आंसर दिया उसके बिहाफ पे। मेजरमेंट क्वेश्चन में आप उन्हीं से आंसर पूछते हो, उनका खुद का एनालाइजेशन पूछते हो कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इंग्लिश कैसी है, वीक है, मीडिएटर है या फ्लुएंट है। दिस इज लाइक द मेजरमेंट क्वेश्चन। क्या ये सीक्वेंस समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बढ़िया है ये। आगे रिसर्च के लिए आपको इसी तरीके से चीजें समझते हुए चलना है। क्या रिपीट करो इस क्वेश्चन को? देखो, सबसे पहले आपके मैनेजमेंट डायलेमा जहां पे आप अपनी प्रॉब्लम का डिसाइड करते हो कि मेरे को प्रॉब्लम चूज कैसे करनी है। जब आपकी प्रॉब्लम चूज हो जाती है तो आप लेते क्या आते हो मैनेजमेंट क्वेश्चन, जिसके अंदर आप पूरा का पूरा रिसर्च डिजाइन तैयार करते हो, अपना ये प्लानिंग करते हो पूरी। फिर आते हैं आपका रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन के अंदर जो आप अपना क्वेश्चनियर बनाते हो जिसके ऊपर आप रिसर्च के क्वेश्चन डालने वाले हो, उसमें बेसिक डिटेल डालते हो आपके रिस्पॉन्सर की। अब जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जब आप इन डेप्थ क्वेश्चन पूछते हो तो उसको कहा जाता है इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चन। एंड द लास्ट वन इज द मेजरमेंट क्वेश्चन, जब आप उनको खुद के उनके दिमाग से उनके बारे में जानने की कोशिश करते हो, दैट इज द मेजरमेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट आ जाओ, अरेंज द फॉलोइंग लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन आपको लगाना है। सबसे पहले आता है आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फिर आता है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, देन आता है आपका कस्टम यूनियन या कॉमन मार्केट। बताओ फटाफट, कस्टम यूनियन आएगा या कॉमन मार्केट आएगा? मैम कस्टम यूनियन। फिर आता है आपका कॉमन मार्केट, फिर आता है आपका इकोनॉमिक यूनियन एंड लास्ट में आता है आपका पॉलिटिकल यूनियन। इस हिसाब से आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाना था। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। पहले है आपका फ्री ट्रेड, फिर है आपका कस्टम यूनियन, देन है आपका कॉमन मार्केट, देन इकोनॉमिक यूनियन एंड द पॉलिटिकल यूनियन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया है मैम 1872। सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, कंपनी एक्ट 2013, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट बेसिक बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, हायर इंडिफरेंस कर्व। हायर इंडिफरेंस कर्व आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है कि हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मेरी है। नेक्स्ट आपका कन्वर्स इंडिफरेंस कर्व। अगर इंडिफरेंस कर्व आपका कन्वर्स है तो वो कन्वर्स शो करता है, दैट इज ए डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है आपका, कि MRTS जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपका डिक्रीज हो रहा है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो इंडिफरेंस कर्व की शेप बनती है कनकेव। वहीं पे स्ट्रेट लाइन आपका बनती है जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपका इक्वल होता है हर पॉइंट पे। प्राइस लाइन, प्राइस लाइन क्या शो करती है? प्राइस लाइन शो करती है आपका कांस्टेंट प्राइस रेशियो को, और इन डिफरेंस कर्व आपको सेम सेटिस्फेक्शन देता है हर पॉइंट पे। क्लियर? इजी बीजी। नेक्स्ट अगेन, which of the following are the true for a random variable? random variable के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है? random variable क्या होता है भाई? रैंडम वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आपकी फिक्स नहीं होती है, तो ये होता है आपका रैंडम वेरिएबल। अब स्टेटमेंट पढ़ो। A random variable is a certain quantity whose value depend on change but not the certain quantity। रैंडम वेरिएबल की आप सर्टेन क्वांटिटी भी फिक्स नहीं कर सकते, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। हाँ, वैल्यू डिपेंड ऑन चेंज, ये बात बिल्कुल सही है, बट सर्टेन क्वांटिटी वाली चीज गलत है। नेक्स्ट है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैन बी एज्यूम एट मोस्ट टू काउंटेबल वैल्यू। टू काउंटेबल नहीं, एन नंबर्स ऑफ काउंटेबल वैल्यू। हम काउंट ही नहीं कर सकते टू काउंटेबल वैल्यू, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। नेक्स्ट है, डिस्क्रीट नंबर ऑफ वेरिएबल कैन बी एज्यूम एट मोस्ट ऑफ द काउंटेबल वैल्यू। हाँ, हर ज्यादातर काउंटेबल वैल्यू के लिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नंबर जरूर होता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, रैंडम वेरिएबल इज ए फंक्शन ऑफ सिंपल स्पेस। फंक्शन ऑफ सिंपल स्पेस का मतलब है कि रैंडम वेरिएबल के अंदर आप एक तरीके से बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर सकते हो। यस, देन अ रैंडम वेरिएबल इज अनसर्टेन क्वांटिटी, यस, whose वैल्यू डिपेंड ऑन चेंज, बिल्कुल सही बात है। ए स्टेटमेंट को ही यहाँ पे एक तरीके से रिवाइज करके रखा गया, तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सी, डी एंड ई। मेरे को ये बता देना प्लीज कमेंट करके कि जैसे अभी मैं फास्ट चल रही हूँ, तुम्हें ऐसे पढ़ना पसंद है या फिर मैं एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊं, जैसे मैंने आपको पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक वाले क्वेश्चंस के अंदर सारे टेस्ट बताए थे। तो जैसे तुम कहोगे उसी तरीके से हम पढ़ते हुए फिर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन आपका क्या कहलाता है? ये आपका स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। प्रोबेबल एरर और सैम्पलिंग एरर क्या होता है? सैम्पलिंग एरर का मतलब है कि मैंने सैंपल गलत चूज कर लिया। सैम्पलिंग एरर का मतलब है मैंने सैंपल गलत चूज कर लिया। स्टैंडर्ड एरर का मतलब है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकला है मेरे सैंपल का, उसमें कहीं ना कोई छोटी मोटी एक तरीके से गड़बड़ी आप उस तरीके से लेके इसमें कह सकते हो। क्लियर है? समझ आ रही है ये चीजें? आगे चले, चलो।
Which of the following is not a monetary measure for corrective disequilibrium in BOP? BOP का कौन सा monetary measure नहीं है? BOP के अंदर आपका डेफिसिट आता है, जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से एडवर्स सिचुएशन होती है। बीओपी के अंदर डेफिसिट आता है, और बीओपी के अंदर पॉजिटिव में क्या बोलते हैं, एडवर्स एंड, मतलब क्या होता है वो वर्ड, थोड़ी देर में याद आएगा फिर बताती हूँ। डेफिसिट मतलब कि आपका इंपोर्ट जो है वो ज्यादा है और एक्सपोर्ट जो है वो कम है, तो बीओपी आपके एक तरीके से नेगेटिव है। फेवरेबल, एडवर्स एंड फेवरेबल, बीओपी एडवर्स एंड बीओपी फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब क्या कि ज्यादा, हमारे एक तरीके से हमने सामान बेचा ज्यादा है और खरीदा कम है। तो इसमें पूछ रखा कौन सा मॉनेटरी मेजर नहीं है डिसइक्विलिब्रियम को सही करने के लिए, कौन सा मॉनेटरी मेजर नहीं है। मेरे को ये बताओ, मॉनेटरी कंट्रैक्शन सीधा मॉनेटरी मेजर हो जाएगा? यस। उसके बाद है डीवैल्यूएशन, अगर करेंसी की वैल्यू चेंज हो रही है तो ये आपका मॉनेटरी मेजर है, ये नॉन मॉनेटरी मेजर है। करेंसी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो अगर वो रिड्यूस हो रही है तो जो वैल्यू है डोमेस्टिक करेंसी की रिलेटिवली फॉरेन करेंसी के कंपेयर में चीप हो जाएगी और इंपोर्ट जो है वो ज्यादा महंगे हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स ये भी आपका एक तरीके से मॉनेटरी मेजर होगा। क्या बोला मैंने ये बोला कि डिवैल्यूएशन के अंदर अगर रिड्यूस हो रही है वैल्यू, कौन सी, हमारी खुद की डोमेस्टिक करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो रही है, तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये फॉरेन करेंसी एक तरीके से आपकी सस्ती हो जाएगी और हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो महंगे हो जाएंगे। हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगे हो जाएंगे। पहले मैं एक सौंप मंगाती थी, उस सौंप के लिए मुझे 100 रुपए देने पड़ते थे। अब मेरी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होगी, अब 100 रुपए की वैल्यू जो है वो 150 के बराबर है, तो मेरे जो इंपोर्ट है वो मेरे महंगे हो गए या नहीं हो गए, तो मॉनेटरी मेजर आया या नहीं आया? मैडम बिल्कुल आया। फिर एक्सचेंज कंट्रोल, एक्सचेंज कंट्रोल भी एक तरीके का मॉनेटरी मेजर है एज वेल। इसके अंदर आपका गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का। यहाँ पे आप रेगुलेट करते हो करेंसी के फ्लो को, मैनेज करते हो पूरे के पूरे बीओपी को, तो एक्सचेंज कंट्रोल आप कह सकते हो एक तरीके से कि जिसमें आप टैक्सेस को, पर टैक्सेस तो आपके एक्सचेंज कंट्रोल का पार्ट नहीं बनेंगे। एक्सचेंज कंट्रोल में आपकी फॉरेन करेंसीज ही आएगा कि इस बार आपके फॉरेन करेंसी के कंपेयर में आपका एक्सचेंज की कुछ वैल्यू चेंज होगी, तो सेम वही चीज आएगी जो हमने सेकंड ऑप्शन के साथ पढ़ी। एबॉलिएशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, अब एक्सपोर्ट ड्यूटी एक तरीके का मॉनेटरी मेजर हो ये जरूरी नहीं है मैम, किस तरीके से ड्यूटी पे तो हमें एक तरीके से पैसा ज्यादा या कम पे करना पड़ेगा ना, हाँ वो बात बिल्कुल सही है, बट यहाँ ध्यान देना एक्सपोर्ट ड्यूटी एक तरीके से आपका ट्रेड पॉलिसी मेजर है। एक्सपोर्ट ड्यूटी आपका मॉनेटरी मेजर नहीं है, ये आपका एक तरीके से ट्रेड पॉलिसी मेजर है, जिसका एम है कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, टैक्स को रिमूव करें। समझ में आया? तो ये आपका मॉनेटरी मेजर नहीं बनेगा, ये आपका ट्रेड पॉलिसी मेजर बनेगा। दिस इज ट्रेड पॉलिसी मेजर। तो ऑप्शन डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर बनेगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन बिल्कुल हो सकती थी, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी में भी तो होता तो कंसीडर मनी ही है ना, और इम्पैक्ट तो आता ही है बीओपी का फिर उस पे, बट इट्स ए ट्रेड पॉलिसी मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजर इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग स्पैम ऑफ कंट्रोल, कौन सा फंक्शन है मैनेजर का, अच्छा सीक्वेंस में लगाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजर इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग स्पैम ऑफ कंट्रोल, मतलब आपको ये स्टेटमेंट दिया उसमें ये बताना है कि कौन से में इंक्रीज स्पैम ऑफ कंट्रोल इंक्रीज हो रहा है और कौन से सिचुएशन के अंदर स्पैम ऑफ कंट्रोल आपका कम है। गॉट इट? आ जाओ। सबसे पहला है मैनेजर डिफाइन, ऑप्शन के हिसाब से चले एलिमिनेट कर पाएंगे।
ए, सी या डी? ए में क्या है? मैनेजर डिफाइन करेगा बाउंड्री और फैसिलिटेट करेगा कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग डिमांड, ठीक है। सी है मैनेजर सेल करेगा डिसीजन और तुम्हें एज इट इज उसको फिर मानना पड़ेगा, ठीक है भाई। डी है मैनेजर असाइन करेगा सुबॉर्डिनेट को फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव एज डिफाइंड बाय हिम, मतलब वो उनको काम दे देगा और उस हिसाब से फिर आगे हमें काम करना होगा। तो सबसे पहला सबसे मिनिमम स्पैम ऑफ कंट्रोल को तो आपका यही है कि आप उनको मैनेजर को एक तरीके से काम दे दो और उस हिसाब से फिर आप अपने वर्क कर पाओगे। मैनेजर असाइन करेगा सबॉर्डिनेट को फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव, जो भी उसने डिसाइड किया और आपको सिर्फ वो काम करना है। तो यहाँ पे बहुत कम कंट्रोल आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन डी आएगा। डी के बाद दोनों ऑप्शन में ही ए है, बिल्कुल सही बात है। ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। फिर वो बाउंड्री डिसाइड कर देगा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ए आएगा, सॉरी बी आएगा या ई? बी में क्या दे रखा है कि मैनेजर प्रेजेंट करेगा टेंटेटिव डिसीजन फॉर चेंजेस। बाउंड्री डिसाइड कर दिया, फिर वो देखेगा क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, ठीक है देखते हैं। ई में दे रखा है मैनेजर प्रेजेंट करेगा प्रॉब्लम और इनवाइट करेगा सजेशन। यहाँ पे आप अगर मैनेजर जो है वो प्रॉब्लम को प्रेजेंट कर रहा है और सजेशन को इनवाइट कर रहा है, तो इसमें आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल कम है एज कंपेयर कि वो प्रेजेंट करेगा टेंटेटिव डिसीजन फॉर चेंज। तो ई पहले आएगा, ई के बाद बी आएगा, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ सी ऑप्शन बन जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे तो स्टेटमेंट ई के अंदर वो आपको ऑप्शन दे रहा है और आपसे सजेशन ले रहा है ना। बट इफ आई टॉक अबाउट बी, यहाँ पे आपको टेंटेटिव डिसीजन दिया जा रहा है कि ये चेंजेस हो सकते हैं। आपसे नहीं पूछा जा रहा कि होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आपको सीधा बता रहा है कि ये चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे स्पैम ऑफ कंट्रोल ज्यादा है एज कंपेयर टू ई ऑप्शन। गॉट इट? मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी। इंडैमनिटी का मतलब क्या होता है भाई? इंडैमनिटी का मतलब क्या होता है? इंडैमनिटी का मतलब है किसी के लॉस को गुड बनाना, किसी के लॉस को एक तरीके से सही करना। तो इंडैमनिटी कॉन्ट्रैक्ट किसी के लॉस को सही जब करोगे ना, जब वो लॉस अकर होगा। किसी का कोई लॉस हो गया, किसी की शिप डूब दी, किसी की बस का एक्सीडेंट हो गया, तो इंडैमनिटी का मतलब है कि लॉस को सही करना, उस लॉस की भरपाई करना एक तरीके से। तो इंडैमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके का कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब वो लॉस हुआ, जब वो लॉस की सिचुएशन अराइज हुई, तब ये चीजें हमारी निकल कर आएगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू एडेड सर्विस ऑफ एग्जिम बैंक? एग्जिम बैंक की वैल्यू एडेड सर्विस बता दो मुझे। अगेन वैल्यू एडेड मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जा रहा है। एक्स्ट्रा प्रोवाइड, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन बेसिक वर्क है, नो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनका काम है, नो वर्कशॉप एंड सेमिनार। वर्कशॉप सेमिनार करवाना एग्जिम बैंक का काम नहीं है, बट वो अगर करवा रहा है तो वो कुछ वैल्यू एडिशन दे रहा है, वो आपको कुछ ना कुछ एक बेटर चीजें दे रहा है जिससे आपकी वैल्यू एडिशन होगी। वही चीज आपसे पूछी गई थी। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन अटेम्प्ट टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्स बाय यूजिंग इलीगल मीन? इलीगल, अगर ये चारों टर्म हमने लास्ट एग्जाम के साथ की थी, जहां पे आपको टैक्स अवॉइडेंस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही और कौन सी गलत है वो पूछा गया था। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है? लूप होल का फायदा उठाना, जहां पे हम लोग को बाइंड करते हैं, ब्रेक नहीं करते। जहां ब्रेक हो जाता है वहां आ जाता है इलीगल। इलीगल का मतलब है टैक्स एवेजन। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो पहले वाले क्लासेस देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ मार्केट स्कीमिंग? मार्केट स्कीमिंग के बारे में कौन सी कंडीशन ट्रू नहीं है? नहीं है पूछा है। द मार्केट इज हाईली प्राइसली सेंसिटिव, बिल्कुल नहीं। अगर मार्केट प्राइस सेंसिटिव हो जाएगी तो हाई प्राइस स्कीमिंग का मतलब क्या होता है? इनिशियल लेवल पे हाई प्राइस, इनिशियल लेवल पे हाई प्राइस, और इनिशियल लेवल पे ही अगर आपका हाई प्राइस है तो कोई खरीदेगा ही नहीं अगर वो प्राइस सेंसिटिव है। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है और नॉट ट्रू ही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज हियर द करेक्ट आंसर। बाकी भी पढ़ लेते हैं। सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर सिग्नल ए हाई डिमांड। हाँ, आपकी स्कीमिंग प्राइस वहां एक तरीके से लगाई जाती है जहां आपको ये दिखता है
कि ये सिग्नल मिलता है कि बायर्स की डिमांड हाई है इस प्रोडक्ट को लेके, वो एक हाई प्राइस पे भी खरीदने को तैयार है। यहां डिमांड का मतलब है उनके वांट भी है और वो विलिंग भी है और वो पे भी कर सकते हैं, एबिलिटी टू पे भी है। तो यहाँ पे समझते चलना चीजों को। ओके, नेक्स्ट है इनिशियल हाई प्राइस डू नॉट अट्रैक्ट मोर कॉम्पिटेटर टू द मार्केट। इनिशियली हाई प्राइस जो है वो ज्यादा कॉम्पिटेटर को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। और हाई प्राइस कम्युनिकेट द इमेज ऑफ द सुपीरियर प्रोडक्ट, हाई प्राइस कम्युनिकेट करता है एक इमेज सुपीरियर प्रोडक्ट की। हाँ, काफी हद तक ये भी सही है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर कंसिडर एज ए फैक्टर डिटरमाइनिंग द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल को कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, आपसे ये पूछ रखा है। बिजनेस का नेचर कैसा है, बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, ये चीजें तो पक्का आएगी ही आएगी। क्रेडिट पॉलिसी भी पक्का आएगा ही आएगा। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, एम्प्लॉय की स्किल नहीं आएगी, ऑप्शन ई को काट दो। अब मेरे को ये बताओ, ए और डी में से तुम्हें चूज करना, कैसे चूज करोगे? बिजनेस का नेचर अफेक्ट करेगा या लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस अफेक्ट करेगा? वर्किंग कैपिटल को, वर्किंग कैपिटल को पूछा है यहाँ पे। तो वर्किंग कैपिटल को लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस या शॉर्ट टर्म सोर्स कैसे अफेक्ट कर सकते हैं? बिजनेस का नेचर, अगर आपका बिजनेस जो है वो ट्रेडिंग का है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीट है क्या? कॉम्पिटेटिव कोलैबोरेटिंग, ये क्वेश्चन रिपीट है? यस गाइस, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये हमने किया था। इसकी जगह जो अलग क्वेश्चन है ना इस पेपर का, वो मैं नेक्स्ट क्लास में ले आऊंगी, फिर ये पढ़ लो। थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, सीडी, कंपेरेटिव कॉस्ट, सीडी डेविड रिचार्डो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसने दी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैबलर ने दी है। क्या ये बात सही है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैबलर ने दी है पक्का? यस मैम, बिल्कुल। फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी, हेक्चर ओलिन, इसको फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। एब्सोल्यूट एडवांटेज, एडम स्मिथ। इंटरनेशनल थ्योरीज है ये सारी, इंटरनेशनल बिजनेस की सारी थ्योरी हैं। लास्ट जो हमारा क्लास हुई थी उसमें मैंने इंटरनेशनल बिजनेस की सारी थ्योरीज को डिटेल में करवाया था, वो क्लास रेफर कर लेना गाइस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है वो आइडेंटिफाई करना है आपको। ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, लास्ट क्वेश्चन है बिकॉज हमारा 35 क्वेश्चन करते हैं हम फर्स्ट पार्ट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो इस पेपर का नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर अगेन 35 और लास्ट पार्ट के अंदर हम अपने 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से सारे प्रीवियस ईयर 5 साल के पेपर मैं आपके कंप्लीट करवाने वाली हूँ। दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन। आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ चीजें तुम्हें समझ में आई होगी। ए वेरी वेरी बिग थैंक यू सो मच टू ऑल। बाकी बस ये है, समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताया करो जरूर। और सेकेंडली मुझे ये जरूर बताना कि मैं क्लास डिटेल में ही रखूं या चलने दूं आपको आंसर एंड ऑल। यू तो नहीं है कि मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देती, बट कुछ क्वेश्चन के अंदर मैं बिल्कुल ही खो जाती हूँ, मैं वो पूरा का पूरा टॉपिक में लग जाती हूँ। ऐसे आज मैंने किया ये वाला, इसमें किसमें, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में। तो किस तरीके की क्लासेस तुम्हें पसंद आती हैं वो कमेंट करके जरूर बताना। तुम्हारा एक कमेंट है मुझे मोटिवेशन देगा आगे की क्लास कंटिन्यू रिकॉर्ड करने के लिए। देन एट लास्ट ए वेरी बिग थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।